लो जी, आपका फेवरेट सेगमेंट हम ले आए हैं एडवोकेट अफजल जदून के साथ। जब भी ये आते हैं आपके सवालात का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जदून साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज जदून साहब ने जो मौजू आपके लिए चुना है आपके सवालात के लिए, वो बहुत अहम है। हम सब की ज़िंदगियों का एक डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इस पर कम कम बात होती है और इसके बारे में जानकारी भी बहुत कम लोगों के पास है, और वो है निकाहनामा। आज निकाहनामे से जुड़े आपके जहन में कोई भी सवालात हैं, कोई भी इब्हाम है, कोई भी एम्बिग्विटी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने नाम और जगह के नाम के साथ सवालात भिजवा सकते हैं। बहुत से सवाल, क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बता दिया था, तो ढेर सवाल आ चुके हैं। आप जदून साहब क्या चाहेंगे, डायरेक्ट हम सवाल पे जाएं या निकाहनामे के हवाले से कुछ इब्तदाई बात आप करना चाह रहे हैं? निकाहनामे से मुतलिक सबसे पहले तो ये है कि ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट है, जिसमें अगर प्रॉपर ये फिल हो जाए तो इसके फिल होने के बाद किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं रहती, और खुदा ना खास्ता नचाकी की सूरत में या किसी भी तनाज़ा की सूरत में वो क्लियर कट होता है कि किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ जो निकाह ख्वाह होता है, निकाह रजिस्ट्रार होता है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। हमारे यहाँ एक रिवाज डेवलप हो गया कि जो मस्जिद इमाम हैं या मौलवी साहब हैं वो आके निकाह पढ़ाते हैं। हालांकि निकाह के लिए ज़रूरी नहीं, निकाह कोई भी शख्स पढ़ा सकता है। कोई भी जो पढ़ा लिखा शख्स है, जो निकाह के लवाज़मात समझता है और निकाह के फॉर्म की लीगैलिटीज़ को समझता है, वो फिल करा सकता है और वो निकाह पढ़वा भी सकता है। लेकिन बदकिस्मती से निकाह वो पढ़ाते हैं जिन्हें बेसिक्स का पता नहीं होता, नामे की जो डिटेल्स है उसका नहीं पता होता, उसका नहीं पता होता। अच्छा, मुझे लगता है इससे मिलता जुलता ही पहला सवाल भी है इत्तेफाक से शकील आवान साहब लैया से। वो कहते हैं अगर निकाहनामा एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट कहना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट है, तो इसके बावजूद तनाज़ात माबैन फरीक़ैन की वजह क्या होती है? साल हर साल तक हम देखते हैं अदालतों में मसाइल चलते रहते हैं। तकरीबन वही बात है जो आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें इशू यही है कि जब निकाह फिल किया जाता है उस वक्त जो बेसिकली शराइत तो पार्टीज़ में तय हो चुकी होती हैं, लेकिन निकाह फिल करते वक्त जो उसकी लीगैलिटीज़ हैं उनको नहीं देखा जाता, उसके कॉलम्स को प्रॉपरली फिल नहीं किया जाता। बहुत सारे कॉलम्स को तो हम ऐसे ही काट भी देते हैं। जी, काट देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे अगर है, जैसे कि कॉलम नंबर 13 है, वो अगर स्क्रीन पे दिखाया जा सके, हमारे पास विजुअल भी मौजूद है। आइए आपको बताएं जनाब, निकाहनामा देखने में लगता कैसे? बहुत से लोगों ने तो मेरा ख्याल उनकी अपनी शादियां भी हो चुकी, उन्होंने सिर्फ बस सिग्नेचर किया था, कभी पढ़ा नहीं था। वो भी अपने पोर्शन को घबराए से उस वक्त फूल आगे लटक रहे थे। ये आधी चीजें नजर आ रही थी, आधी नजर नहीं आ रही थी। ये जो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर 13 से लेके कॉलम नंबर 17 तक ही हमारे पास ज़्यादा इश्यूज आते हैं। इनमें अगर मुलाहिजा करें तो सबसे जो कॉलम नंबर 13 है उसमें महर की रकम मेंशन कर दी गई है, और कॉलम नंबर 14 में महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी गैर मुअज्जल है, यानी कितनी रकम अभी दी जा रही है और कितनी बाद में दी जाएगी। ये पैसों के मुतालिक या गोल्ड के मुतालिक बात हो रही है, इसमें दीगर कोई एलिमेंट नहीं है। इसके बाद कॉलम नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा कि आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौका पर अदा कर दिया गया, अगर अदा कर दिया गया तो किस कदर। और इसी के आगे जो कॉलम नंबर, ये यहाँ तक बात हो रही है सिर्फ पैसे के मुतालिक कि कितना है हक महर। ठीक है। अब इसके आगे कॉलम नंबर 16 जो है वो कहता है कि इसमें आया पूरे महर या इसके किसी हिस्सा के एवज कोई जायदाद दी गई, अगर दी गई तो इस जायदाद की सराहत और उसकी कीमत जो फ्रीकैन में माबैन तय पाई। अब ये बेसिकली 4 कॉलम हैं हक महर के मुतालिक। अब इसमें कॉलम नंबर 17 जो है वो बिल्कुल अलग है, वो ख़ास शराइत के मुतालिक है, यानी इसके अलावा अगर कोई शर्त हो तो वो लिखी जा सकती है। अब गलती यहाँ पे होती है, यहाँ पे गलती ये होती है कि एक ही कॉलम में लिख दिया जाता है जी कि इतना हक महर तय हुआ, उसमें ये नहीं लिखा जाता कितना अदा कर दिया क्या। हर एक कॉलम अगर अलग से प्रॉपर फिल किया जाए तो उसके बाद इश्यूज़ नहीं आते। अभी मेरे पास अभी एक केस आया जिसमें ये कहा जी कि इसमें हक महर के कॉलम में आया जी कि हक महर 11 लाख रुपया, और नीचे अलग शराइत में आ गया जी 14 लाख रुपया अलग से। अब वो एम्बिग्विटी थी कि क्या ये 11 लाख हक महर था, इसमें कितना पेड हो गया, कितना अनपेड रहा, कोई क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि कॉलम छोड़ दिए। सिमिलरली आगे 14 लाख रुपया जो कॉलम नंबर 17 की स्पेशल शर्त थी, उसमें गोल्ड ऑर्नामेंट था 10 तोले और 14 लाख रुपए था। अब ये भी नहीं पता था कि क्या ये गिफ्ट है
या ये हक महर है। अब हक महर और गिफ्ट यहाँ पे हक महर और डिटरमाइन करना गिफ्ट में मुश्किल क्या होता है। फर्क होगा? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका किसी को नहीं पता होता, इवन के फैमिलीज को नहीं पता होता। दो तरह की चीज़ें होती हैं। हक महर बेसिकली शादी के एवज जो तयशुदा है, शरीयत में शादी की 3 ही लॉ में भी और शरीयत में भी 3 शराइत हैं शादी की। नंबर 1 एजाब, नंबर 2 कबूल और नंबर 3 हक महर। इसके अलावा दीगर कोई लवाजमात नहीं है, यानी कि उसमें 2 बंदों का होना ज़रूरी है। ये भी अगर ना भी हों, इवन के खातून और मर्द अकेले हैं और वो आपस में इजाबो कबूल कर लेते हैं और हक महर तय कर लेते हैं तो निकाह हो जाएगा। अच्छा, ये वैलिड निकाह होगा। अब इसमें इश्यूज कहाँ आएंगे? जब खुदा ना खास्ता दोनों में से कोई एक डिनाई करेगा कि हमारा निकाह नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए गवाह रखा जाता है। जी हाँ, अब उस गवाह का जो है वो डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए गवाह की ज़रूरत है कि सपोज एक डिनाई करता है कि ये कंडीशन नहीं थी तो वो विटनेसेस का होना ज़रूरी है। इसमें शरीयत ये हुक्म देती है कि जैसे ही किसी ऐसी सूरत में आ जाए सिचुएशन कि निकाह फौरी तौर पे करना पड़ जाए, उसके बाद ज़रूरी है कि जैसे ही वो महफिल में आए तो आते ही पहले 2 बंदों को अनाउंस करें। ये शरीयत का हुक्म है कि वो बताएं जी कि हम लोगों ने आपस में निकाह कर लिया, ताकि बाद में डिस्प्यूट इसमें पैदा ना हो। वो एक तरह से वो गवाह होंगे। जी हाँ, तो उसमें हक महर जो तीसरी शर्त, बेसिक शर्त है, यानी एक हो गया प्रपोजल, दूसरा हो गया एक्सेप्टेंस और तीसरा हो गया हक महर। हक महर जो है वो एक रिस्पेक्ट है जो शरीयत ने दी है किसी खातून को अपने आप को किसी के निकाह में देने के लिए, जो उसका एक रिगार्ड होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, उसके तौर पे हक महर मुकर्रर किया जाता है। अब हक महर में जो है कि वो एक वाज़े चीज़ है कि हक महर उस सूरत में क्लेम किया जाएगा जिस सूरत में 2 तरह के हक महर है। मैं पहले ये डिफ़ाइन कर दूं, एक है प्रॉम्प्ट, एक है डेफर्ड, यानी मुअज्जल और मवज्जल। मुअज्जल उजलत से निकला है, यानी कि जो फौरी तौर पे दे दिया जाता है 5,000, 10,000, 50,000 जो भी वो उस वक्त होता है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि महर का वो हिस्सा जो डेफर्ड होता है बाद में खुदा ना खास्ता क्लेम किया जाता है। ये जो प्रॉम्प्ट है ये तो फौरी तौर पे देना होगा। जब तक ये नहीं देते उस वक्त तक खातून आबाद होने से इनकार कर सकती है, वो अपने हकूक़ अदा करने से इनकार कर सकती है। इवन के यहाँ तक है कि अगर कोई प्रॉम्प्ट हक महर पे नहीं करता और खातून उसके साथ आबाद नहीं हो रही, उसकी बीवी, तो वो मेंटेनेंस की भी इंटाइटल होगी और उसे डिसओबीडियंट भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। हम अपने जब जरा होती है तो जरा में ये सवाल करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या आपको हक महर का ये दुरुस्त है कि आपको हक महर का ये हिस्सा मिल गया है? अगर वो कहती हैं तो कि मिल गया तो उसके बाद डिसओबीडियंस का क्वेश्चन आता है, फिर हम ये प्रूव करने में कामयाब होते हैं। अब दूसरा जो हक महर का जो दूसरा पोर्शन है वो है डेफर्ड, मवज्जल, यानी कि जो बाद में दिया जाएगा। इसकी 2 सूरतें होती हैं। एक तो है खुदा ना खास्ता मैरिज जब ख़त्म हो जाए तलाक की सूरत में या डेथ की सूरत में, इन 2 सूरतों में क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा जो डेफर्ड डावर है वो क्लेम नहीं किया जा सकता। अब इसमें हमें जो प्रॉब्लम आता है वो यही आता है यहाँ पे कि ये प्रॉपर मेंशन नहीं होते कि कितना प्रॉम्प्ट है कितना डेफर्ड है। और इसमें जो गिफ्ट की बात अभी आपने सवाल किया था, गिफ्ट एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। हक महर के हवाले से भी ये बात है कि हक महर जो निकाह के वक्त भी सेट हो सकता है, उसके बाद वेव ऑफ भी किया जा सकता है, उसके बाद बढ़ाया भी जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट से। दोनों पार्टीज, मतलब ये नहीं है कि जो लिख दिया वो अगर पार्टीज आपस में कंसेंट उनकी होती है और म्यूचुअल कंसेंट से, क्योंकि ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट जो होता है वो म्यूचुअल कंसेंट से उसमें अल्टर किया जा सकता है, उसे अमेंड किया जा सकता है। अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं इस बात पे तो वो बाद में भी हक महर की रकम को भी अमेंड कर सकते हैं। ये हक महर जो है वो उसकी बेसिक चीज़ है कि जब हक महर मुकर्रर कर दिया जाता है तो हक महर जो है वो खुदा ना खास्ता अगर तलाक हो जाती है, तलाक की सूरत में मर्द हस्बैंड जो है वो बाउंड होगा कि वो मुकम्मल हक महर अदा करे, और खुला की सूरत में खातून को वेव ऑफ करना पड़ेगा ये राइट। लेकिन गिफ्ट जो होता है, गिफ्ट तो एक है ही तोहफा शादी के मौके पे भी दिया जा सकता है। तो तोहफा तो खातून भी हस्बैंड को दे सकती है, दोनों दे सकते हैं। अच्छा, आप लॉयर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप बहुत ही बिजनेसमैन आप अच्छे नहीं हैं। मतलब मैंने पहली दफा देखा है कि अब मुझे बताएं, अगर वो कॉलम सारे सब भरना शुरू कर देंगे और निकाहनामे को उस तरीके से और तवज्जो के साथ भरा जाएगा तो आपका तो बिजनेस ठप हो जाएगा आप जैसे लोगों का। बेसिकली वकालत जो है वो बदकिस्मती से हम लोगों ने बिजनेस बना लिया है। ये बिजनेस नहीं है, ज़रिया मुआश नहीं है, वकालत सर्विस है। ये सर्विस उस सूरत में दी जाती है जब खुदा ना खास्ता हम अपने टाइम का पैसा लेते हैं। वकील जो है, वकील और डॉक्टर्स
और उलमाए किराम ये अपने वक्त का पैसा लेते हैं, जो ये वक्त अपने देते इल्म हैं का, अपनी फहम का, अपनी उसका भी तो पैसा लेते हैं। ये ये वक्त का नॉलेज लेते मेरे हैं। पास नहीं है जो डॉक्टर के पास है या आपके पास है। लेकिन इसीलिए हमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप जॉब करते हैं, हमें पूछा जाता है आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं बेसिकली। डॉक्टर से भी यही पूछा जाता है। एग्जैक्टली हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जरिया मुआश नहीं है। हम अपना जो वक्त देते हैं उसका पैसा जरूर लेते हैं, लेकिन ये मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, तो वो उनके बड़े, अब तो रिटायर हो गए, तो बड़े सीनियर डॉक्टर थे। तो यहाँ इस्लामाबाद में उनके क्लिनिक पे एक खातून आई, तो उन्होंने ऐसे, अब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर खातून का चेक करें, तो डॉक्टर साहब ने कहा देखिए मैं शाम को यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कहती है अच्छा डॉक्टर साहब आप कब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे? तो जब प्रैक्टिस आपकी खत्म हो जाए तो फिर हम आपके पास आएंगे, जब आपको डॉक्टर ही आ जाए। तो प्रैक्टिस। अच्छा जी, जल्दी जल्दी जरा सवालों पे चलते हैं। आपने इतने तफसील से मेरा ख्याल है बहुत से सवाल जो आपने कवर कर ही लिए। तौकीर साहब पिंड मलका से, निकाह के वक्त अगर लड़की के वालिदैन के कहने पर मकान लिखा जाए तो तलाक होने की सूरत में उस मकान की कानूनी हैसियत क्या होगी? एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जिसका पता नहीं होता लोगों को। बेसिकली कोई भी शर्त जो तलाक की सूरत में ऐसा राइट जो शरीयत ने प्रोवाइड किया है, जैसे कि तलाक का राइट है, सेकंड मैरिज का राइट है, इस तरह की चीज़ें, खुला का राइट है, अब इस पे कोई पाबंदी लगा दी जाएगी तो जो उसके बाद लाइफ गुजारी जाएगी वो हेटफुल यूनियन होगी और उसमें ख़ानदान कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता और उसमें बरकतें, खुशहाली कभी नहीं आ सकती। इस सूरत में शरीयत क्योंकि हक देती है तलाक का, शरीयत हक देती है खुला का, शरीयत हक देती है सेकंड मैरिज का। अब ये तीनों चीज़ों पे जब कोई पाबंदी लगा दी जाती है इसमें, तो ये पाबंदी इल्लीगल होती है और जो कॉन्ट्रैक्ट में इल्लीगल होगा वो एब इनिशियो वाइड होगा, यानी शुरू से उसको समझा जाएगा कि ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इस तरह की सूरत हम ऐसी जो कंडीशंस लगाते हैं वो कभी भी हमारे पास केसेस आते हैं कि जी मुझे तलाक हो गई, ये कंडीशन ये थी कि जी के ये प्रॉपर्टी फ़लाँ प्रॉपर्टी या इतनी रकम देगा, तो ऐसी रकम कोर्ट्स डिग्री नहीं करती क्योंकि ये इल्लीगल हैं। ये इसमें नहीं हो सकता। होता ये है, कन्फ्यूजन ये होती है कि हम ऐसी कंडीशन जो शरीयत पे लगाइए, इसी तरह की एक कंडीशन है जैसे किसी को ये कहा जाए कि आप डाका मारें और डाका मार के मेरे लिए जॉब करो, और वो आज एक बाद में मैंने ये डाका मारा है, इसके लिए मैंने चोरी की, लेकिन इन्होंने मुझे हिस्सा नहीं दिया। ये इसी तरह की एक शर्त है जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये इलीगल है और अगेंस्ट इस्लामिक राइट्स है, इस वजह से ये एप्लीकेबल अच्छा, एक मिनट देखें अफसर साहब, जैसे आपने इस्लामिक राइट्स की भी बात की, तो शरिया के मुताबिक हमारा कितना हक महर अब आजकल बनता है? क्योंकि वो तो कुछ तोले चांदी और उसका कुछ रेट है। मैं अर्ज़ करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अक्सर लिखते हैं जी कि जब निकाह हो रहा होता है तो उस वक्त बुजुर्ग वो आपस में एक मुरवत में कहते हैं जी शरी हक महर लिख दें। अब शरी हक महर लिखा कितना जाता है? 500 रुपया। इस तरह के यही शरीयत थी, लेकिन अगर देखें शरीयत कहाँ से नरेट की गई, वो की गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशकीज़ा, एक चक्की और इस तरह की 2-3 चीज़ें जब वो हक महर में रखी, तो उस वक्त चक्की तो किसी के पास अवेलेबल नहीं थी। यानी कि उस वक्त की चक्की को अगर देखेंगे तो इस वक्त की फैक्ट्री होगी, मिल होगी। बिल्कुल। यानी अगर उस तरफ आएंगे तो अब हक महर यहाँ पे रख दिया जाता है। अभी पिछले दिनों ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक केस लगा था जिसमें उनको निकाह रजिस्ट्रार को तलब कर लिया गया हाई कोर्ट ने, और निकाह रजिस्ट्रार को तलब करके कहा गया कि ये मुझे बताएं कि आपने जो यहाँ पे 10,000 हक महर रखा है इसका, इस 10,000 में आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक वक्त का खाना खा सकते हैं? अगर नहीं खा सकते तो आपने ये इतना कम क्यों रखा है? तो इसमें जो मिनिमम कोई अमाउंट नहीं है, मैक्सिमम कोई अमाउंट नहीं है, ये डिपेंड करता है पार्टीज की अपनी हैसियत पे। और उसमें ये भी होता है कि अरे ये क्या अब इतना खुशी का मौका है और ये है ना, और ये प्लॉट मांग रहे हैं और ये नहीं भाई नहीं अल्लाह खैर करे, ऐसी बातें नहीं करती। ये भी एक देखा गया है कि आप समझा ही आता है कि शायद हक महर की बात करना या तलाक की सूरत में हक, तो वो ये बदशगुनी है या इस पे बात नहीं करनी चाहिए, जबकि मेरा ख्याल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है उस पे वैसे होना ये चाहिए। मैंने जो देखा है यहाँ पे इश्यूज जो रेज होते हैं वो निकाह के वक्त होते हैं जी। वैसे निकाह की जितनी भी शराइत हैं वो पहले आपस में तय कर लेनी चाहिए पार्टीज को। बिल्कुल। और निकाह के वक्त एक बात का बड़ा ख्याल रखा जाए, वो ये ख्याल रखा जाए कि निकाह जब आप फिल करते हैं तो वो मौलवी साहब कहते हैं तुसी छोड़ दो जी, हाँ आप रहने दें। वो मौलवी साहब ये कहते हैं या जो भी पढ़ा रहा होता है, तो उस वक्त किसी आप एक्सपर्ट से, अपने जो भी करीब तरीन आपके लॉयर हैं,
उनसे एडवाइस लें इस पे कि मुझे क्या शराइत रखानी है और किस तरह लिखवानी है मैंने। और उस वक्त नहीं, ये पहले कर लेना, निकाह के पहले वक्त ये कर काम ना करें। एग्जैक्टली, वो पहले कर लें और जिस वक्त निकाह ये तय हो रहा हो उसमें पार्टीज खुद अपने राइट्स को वहाँ पे डिटरमिन करें। बातें आपकी बड़ी जबरदस्त हैं, लेकिन मसला ये कि वक्त हमारे पास रह गया बहुत कम और सवाल आगे बहुत ज्यादा, इसलिए अब हम सेकंड्स की बुनियाद पे सवाल भी करेंगे और आप जवाब भी देंगे। जी अच्छा जी, राबिया बीबी ने हमें बुरेवाला से मैसेज किया, निकाह नामे के अंदर जो शराइत लिखवाई जाती हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या होती है? मिसाल के तौर पर अगर एक लड़की का दूसरा निकाह है और पहली शादी से औलाद भी है और निकाह नामे में ये शर्त लिखाई जाए कि दूसरा खावंद बच्चों का खर्च भी दे, तो क्या ये ठीक है? निकाह नामा क्योंकि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में जो वो आज़ाद मर्जी से उस वक्त कबूल है। वैसे तो एग्रीमेंट में एक दफ़ा होता है, निकाह नामा में 3 दफ़ा कराया जाता है कि बाद में ये बंदा स्लिप ना हो अपनी बात से, तो ये बिल्कुल वैलिड शर्त है और इस पे वो बाउंड होगा, उसी तरह बाउंड होगा जिस तरह अपने बच्चों का, अगर वो एग्री करता है। अगर नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट वो बाउंड होगा। को अगर साइन कर रहे हैं तो फिर आप वो बाउंड होगा, उस पे बाउंड होगा। अच्छा जी, शकीला हबीब शकरगढ़ से, अगर निकाहनामा की एक परत पर तहरीर की जाती है, बाकी परतें दस्तखत करवा लिए जाते हैं और खाली छोड़ दी जाती है, अगर कोई फरीक इस पर बाद में इजाफी शराइत लिख दे तो मुतासिर फरीक इसका तदारुक कैसे कर सकते हैं? ये इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है ना कि फ्रॉड से लिखवा दी जाए। एक ऐसी सूरत है जिसमें उन्होंने हक महर सपोज प्रॉम्प्ट लिखाया, डेफर्ड लिखाया या उस प्रॉपर्टी लिखवाई, वो गलती से किसी और कॉलम में लिखी गई। इन तमाम सूरतों में पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के लिए जो इफेक्ट हो रही हैं, जिसके अगेंस्ट है वो यूनियन कौंसिल में एप्लीकेशन मूव करे, फौरी तौर पे मूव करके वहाँ पे करेक्शन करवाए। अगर निकाह इंटैक्ट है तो या उस वक्त डिस्प्यूट राइज नहीं हुए तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जाएं और वो जाके बताएं जी कि बेसिकली ये शर्त इस कॉलम में थी या ये शर्त ये इस तरह लिखी गई थी। वो यूनियन कौंसिल में वहाँ पे जाएं। अगर सपोज यूनियन कौंसिल से वहाँ पे कोई ऐसा इशू है जहाँ पे दोनों में डिस्प्यूट आ, जहाँ पे एग्री होंगे तो यूनियन कौंसिल ही उसको तरमीम कर देगी, ये उसका राइट है, करेगी। अदरवाइज उसके अगेंस्ट डीसी को भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। लेकिन जहाँ पे डिस्प्यूट राइज होते हैं वो इस सूरत में होंगे कि पार्टीज एग्री नहीं कर रही, जिसके बेनिफिट में वो एग्री नहीं करेगा, तो उस सूरत में कंपिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन में आप जाएंगे, सिविल कोर्ट में दावा दायर करेंगे जी कि ये गलती हो गई है और उसको दुरुस्त कराएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अभी लेटेस्ट जजमेंट है इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उसमें हस्बैंड ने कहा जी कि मैंने तो ये प्रॉपर्टी लिख के ही नहीं दी। तो उस वक्त यही वहाँ पे पूछा गया कि आपने ना तो यूनियन कौंसिल में एप्लीकेशन दी, ना ही आपने इसके अगेंस्ट कोई दावा किया इन एंट्रीज़ के मुतालिक। अब जब डिस्प्यूट राइज हुआ इतने अरसे के बाद, तो अब आपकी किसी बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि निकाहनामा को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। ये प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उस वक्त हासिल होती है क्योंकि ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो उस सूरत में यहाँ पे होता है कि ओरली अगर कोई आके ज़ुबानी शहादत देता है तो वो गवाह ले आता है कि ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो क्योंकि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो इसको उस पर प्रेफर किया जाएगा, ओरल एविडेंस की जगह वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रेफरेंस दी जाएगी और उसके मुताबिक डिसाइड किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको सही तरह से पढ़ा जाए, इसके कॉलम्स को बाहमी मशावरत से फिल किया जाए और फिर दस्तखत किए जाएं। हमारे पास 3 मिनट हैं जी, जरा जल्दी जल्दी सवाल जी। मिसेस हबीब ने हमें कलर सैयदा से मैसेज किया, निकाह नामे पर दस्तखत करवाने से पहले लड़की के माँ बाप मुख्तलिफ चीज़ों को नाम करवाने की शराइत रख देते हैं, तो क्या ये इस्लाम में आता है? जी बिल्कुल है। ये देखें, अगर एग्री नहीं करता, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट निकाह नामे से पहले तो कोई भी बात हो सकती है, एग्रीमेंट की सेटलमेंट से पहले बारगेन हो सकता है, उस पे सोच विचार हो सकती है, और अगर एग्री नहीं कर रहे तो आप रिफ्यूज कर सकते हैं। दोनों पार्टीज इकट्ठे बैठ के, और दोनों पार्टीज की जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बात भी है कि लड़का लड़की का निकाह हो रहा है तो सीख साहब उन दोनों को भी बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पे पेरेंट्स डिस्कशन कर रहे होते हैं, पेरेंट्स कर रहे होते हैं, और लड़की लड़का कभी भी ऐसी सूरत में वो चाह नहीं रहे होते, उस वक्त वो चाह रहे होते शादी हो जाए, लेकिन वो कंडीशंस वो ये ज़्यादा वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी एक फरीक की मर्जी नहीं होती शादी की, यानी पेरेंट्स नहीं चाह रहे होते, लड़की पसंद नहीं है या लड़का पसंद नहीं, उस सूरत में वो कंडीशंस ऐसी रख देते हैं। अंदर की बातें हमें पता लगेंगी। वो कंडीशंस ऐसी रख देते हैं कि ये काम ही ना हो, ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचे। साहब के पास बड़ी स्टोरियां होंगी मेरा ख्याल है, बेशुमार बेशुमार। अच्छा जी, अबू बकर ने हासिलपुर से पूछा है, निकाह का फॉर्म पहले फिल होता है या बाद में, क्या मतलब? जी नहीं, इसमें पहले फिल होता है बाद में क्या साइन होने से या क्या? नहीं, वो इसमें ये है कि ये तो डिपेंड करता है, लेकिन हमारे यहाँ एक रस्म है, वो ये है कि क्योंकि उस वक्त जल्दी होती है सबको, बारात लेट आती है किसी भी वजह से, उस वक्त जो मौके पे होता है
एक फॉर्म फिल करके उस पर तहरीर करा के ना सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। ठीक एक है। क्योंकि वहाँ में एतमाद होता है, तो ये पहले भी फिल हो सकता है, बाद में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो भी उस पर लिखा जाएगा वो समझा जाएगा कि ये बिल्कुल अब दुरुस्त तो है। हो गया ना। जी हाँ, उस पर बाद में जो भी लिखा जाएगा, इसलिए जब भी हो निकाहनामा के बाद एक जो हमें इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि निकाहनामा के 4 परत होते हैं बेसिकली। एक परत होता है निकाह रजिस्ट्रार के पास, दूसरा परत होता है उसका यूनियन कौंसिल के पास, और तीसरा परत एक फरीक के लिए, चौथा परत यानी हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अलग अलग परत होते हैं। अगर किसी को ऐसा नहीं मिला तो निकाहनामा देखें और निकाहनामा वहाँ से हासिल करें। हासिल करने के बाद अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसमें वो ये है कि सिर्फ जो मैनुअल निकाहनामा है फॉर्म की सूरत में बना लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से भी हासिल करना पड़ेगा। तो निकाह हो जाता है, तो निकाह होने के बाद आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोग स्टूडियो में बैठे होंगे जिनके निकाह रजिस्टर्ड अभी नहीं हुए होंगे नादरा में। लो जी। अच्छा? तो इसमें खुदा नहीं तो फिर वो कोई- निकाह नहीं होगा। नहीं, निकाह तो हो जाता है। निकाह तो मैंने बताया ओरली भी वो हो तो जाता orally है, भी हो जाता वो है। दोनों बस पार्टीज हों, लेकिन तब भी नादरा निकाह में हो जाता है। रजिस्टर्ड नहीं है। अब हाँ, मैनुअल हो गया, निकाहान के पास रजिस्टर है, लेकिन वो निकाह जो है वो नादरा के पास रजिस्टर इसका नहीं है। नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आपको प्रूव करने में मुश्किल होगी वो, क्योंकि जब आप नादरा में जाएंगे। बंटी तुम्हारा निकाह नादरा में रजिस्टर्ड है? कह रहा है यस। मुर्तजा तुम्हारा है? नादरा में डन। उस्मान तुम्हारी तो शादी नहीं हुई? नहीं। शहबाज साहब नहीं है रजिस्टर्ड? शहबाज साहब फटाफट रजिस्टर कराएं। जी, अच्छा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके सामने पढ़ा जाता है, फॉर्म फिल करके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिल करके आपको दिया जाता है कि जी, उसके बाद आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं। वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होती, वहाँ पे कोई बाराती नहीं होते, वहाँ पे बारात जाने वापस जाने का या वो दुल्हन की वापसी का खतरा नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी दिन गुजर हो चुके होते हैं। तो ये लाजमी है कि वहाँ पे रजिस्टर कराएं। और ये हमारे यहाँ मैंने देखा है, हमारे पास लोग सिर्फ वो मैनुअल निकाहनामा लेके आते हैं, निकाहनामा रजिस्टर्ड कोई नहीं करवाते नादरा से, वो ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जदून साहब। बहुत से सवाल अभी रहते भी हैं, लेकिन अब हम सब वक्त की कैद में हैं। आप आते जाते रहा करें तो सवाल जो है वो हम साथ साथ आपसे पूछते बस हैं। एक सेकंड में एक बात करना चाहूँगा। गिफ्ट के मुतालिक बात रह गई थी। हक महर तो मैंने बता दिया था। गिफ्ट जो होता है वो नाकाबिले वापसी है। हक महर जो है वो तलाक की सूरत में अदा करना होगा और खुला की सूरत में हक महर वापस करना होगा। लेकिन गिफ्ट के कॉलम में जो चीज़ लिखी जाएगी, कॉलम नंबर 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई भी शर्त लिखी जा सकती है। तो गिफ्ट की सूरत में जो भी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी वो काबिले वापसी नहीं होगी, चाहे तलाक होती है, चाहे निकाह खुला होती है, खुदा नास्ता कोई भी सूरत होती है। एक आखिरी सवाल बहुत अहम है जी। लेकिन आपने मुख्तसर इसका जवाब दिया है। हरीपुर से नूर, मर्द औरत को तलाक दे सकता है क्या? औरत भी मर्द को तलाक दे सकती है? जी बिल्कुल। अगर निकाहनामे में एक शर्त लिखी जाती है, निकाहनामे के कॉलम में एक शर्त है जिसमें लिखा जाता है कि क्या राइट ऑफ डिवोर्स दिया गया या नहीं। अगर दिया गया तो बिल्कुल ये राइट उसी तरह एक्सरसाइज किया जा सकता है जिस तरह मेल करता है, मर्द करता है, खामद करता है, उसी तरह ये राइट एक्सरसाइज खातून कर सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त होता है कि निकाह के वक्त ये डिटरमिन किया जाए और ये राइट उनको दिया जाए। ये दिया इसलिए नहीं जाता कि औरत, क्योंकि खातून जज्बाती होती है, वो दिन में कई दफ़ा डिवोर्स करे अगर ऐसी बात हो तो हस्बैंड इसके लिए सोचता है। आपने गलत बात की है। यहाँ पे मैं गलत बात की है। बुलंद करूंगा जदून बस हमारे देखने में यही आया। नहीं, मैं इस तरफ होके सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। देखा, इस तरफ होके कर ये रहा हूं, आप बात जो कर इस तरफ होके मुझसे बात कर रहे हैं, ये गलत साइड पे ये आप बात जी, कर हम रहे हैं। दोनों एक ही पेज मैं पर तो हैं नहीं, इसमें। इस मामले पे अच्छा नहीं, ये आपका जाती राय होगी, लेकिन मैं इस पे जरा एहतजाज बुलंद करूंगा, ऐसा नहीं है। होता है सर। औरत हमेशा ये घर practically जोड़ती है। ऐसा मैं आज आपको एक चीज बताऊं, नहीं। औरत हमेशा घर जोड़ती है। उससे ये बाद में एहसास जज्बाती, होता है। अगर कॉलम काटो तो दोनों का काटो, और क्यानी वरना साहब दोनों का बैठे राइट हुए, करो। क्यानी साहब बैठे हुए, आज हमने गंदारा पे बात करनी है और टेक्सला पे बात करनी है, वरना इस पे बाकी का शो इस बात पे लड़ाई हमारी जदून साहब से हो सकती थी। जदून साहब ये ऐसा ना कहें, ये हमारी बहुत सी बहनें जो है ना वो नाराज हो जाएंगी कि भाई हमें जज्बाती कह रहे हो, ये तो गलत बात है। हमें इस्लाम ने, दीन ने और एक पाकिस्तान right के दी है, कानून ने बिल्कुल। हक दिया और आप हमारी जज्बातियत में इसको नहीं डाल सकते। ऐसे ही है, लेकिन अक्सर केसेस में ऐसे ही होता है। जदून साहब थैंक यू वेरी Thank मच, you. बहुत बहुत शुक्रिया। हम Always, लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके कुछ व्हाट्सएप के और मैसेजेस हैं और बुक पढ़ी भी है, वही हमारे साथ अभी मिलते हैं।